नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज फिर आपको हम मुजफ्फरपुर ले चलते हैं। मुजफ्फरपुर ले चलने की वजह है 21 जुलाई की रात एक बड़ा शूटआउट हुआ मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के सबसे चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को गोलियों से भून दिया गया। कुल 12 गोलियां मारी गई, घर के भीतर घुसकर, अपने घर में नहीं, उनके वकील के घर में घुसकर, और साथ में उनके 2 बॉडीगार्ड भी मार दिए गए। तीसरा जो बॉडीगार्ड है वह भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है और प्राथमिकी जो दर्ज हुई है वह बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। देखिए, इस प्राथमिकी में सबसे बड़े गैंगस्टर मंटू शर्मा को नामजद किया गया है। हमने पहले दिन भी जब आपको मुजफ्फरपुर की कहानी सुनाई थी तब मंटू शर्मा का नाम लिया था। गोविंद जो शूटर है और कुमार रंजय उर्फ ओंकार जो मंटू शर्मा गिरोह का ही तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बिक्कू शुक्ला उर्फ विक्रांत कुमार, इसे पुलिस ने पूछताछ के लिए भी लाया था। और सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर, वे वकील जिनके घर के भीतर यह शूटआउट हुआ। छठा, मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद हैं जो शूटआउट के वक्त वकील साहब के चैम्बर में बैठे थे। तो देखिए, जब मुजफ्फरपुर की कहानी हम कहते हैं, आशुतोष शाही की कहानी सुना रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर के गैंगवार को आप समझेंगे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है पिछले कई दशकों से कि यहां भूमिहार दबंग को भूमिहार ने ही मारा है। और यह दूसरी बात है कि मजा किसी और ने लूटा हो या मजा कोई और लूट रहा हो। देखिए, यह भी सही है कि निजाम बदल जाने से मुजफ्फरपुर का गैंगवार खत्म हो गया या मुजफ्फरपुर में खून बहना बंद हो गया, यह बात हम नहीं कह सकते। मुजफ्फरपुर का पाप कई पुलिस प्राधिकारियों का पाप भी है जिसका दंश आज पूरा मुजफ्फरपुर भुगत रहा है। तो देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि निजाम बदलने से। देखिए, आज तो जब आशुतोष शाही की हत्या हुई है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जंगल राज का आगाज है। लेकिन याद कीजिए 23 सितंबर 2018 की तारीख, जब मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर या यूं कहें कि पहले मेयर शमीर कुमार की हत्या हुई थी। AK-47 से भून दिया गया था। इससे भी बड़ा कांड था क्योंकि बीच सड़क पर हुआ था। तब बिहार में NDA की सरकार थी। बात सिर्फ एक बराबर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। तब NDA की सरकार में बीजेपी शामिल थी, सुशील कुमार मोदी डिप्टी CM थे और मुजफ्फरपुर के विधायक सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री थे। तब बीजेपी वाले सरकार का बचाव कर रहे थे, आज सरकार पर हमला बोल रहे हैं। खैर चलिए, ये राजनीति की बातें। देखिए, आशुतोष शाही की हत्या कैसे हुई, सुराग क्या है, भेदिया कौन है, इस पर बात करना जरूरी है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है, पिछले 60 घंटों से मैं इस कांड की तफ्तीश कर रहा हूं अपने तरीके से, कि आशुतोष शाही की हत्या करने वाले या यूं कहें कि गोलियों की बरसात करने वाले जो अपराधी 4 हैं, वे वारदात के पहले से वहां मौजूद थे। मैं ये नहीं कहता कि वे वकील साहब के घर के भीतर ही मौजूद थे, यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि वे इर्द गिर्द मौजूद थे और उन्हें पता था कि आशुतोष शाही को आना है और आज हमें यहीं काम तमाम कर देना है। देखिए, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात कहने का जो तर्क है या जो बुनियाद है उसे समझिए। आशुतोष शाही कोई 23 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर में आए थे। देखिए, मूल रूप से वे औराई के शाही मीनापुर के रहने वाले हैं। जमीन का कारोबार करने नहीं आए थे बाजार समिति में तेल की गद्दी पर काम करने। लेकिन आशुतोष शाही को लगा कि इसमें कहां ऊपर जा पाएंगे, पैसे कहां इतने आएंगे, तो उन्होंने जमीन की ओर अपने को खींच लिया और फिर विवादित जमीनें,
देखिए लड़ाई कहां से ज्यादा शुरू हो गई। सहारा की जमीन जिसे लेकर समीर कुमार की हत्या हुई, कल्याणी चौक की जमीन जिसे लेकर समीर कुमार की हत्या हुई, जिसे लेकर आगे मंटू शर्मा गैंगस्टर से पंगा हो गया। तो आज भी समीर कुमार के परिवार वालों से यदि आप बात करेंगे तो वे कहते हैं कि आशुतोष शाही जो मित्र कहलाते थे उन्होंने धोखा दिया था, और इस चक्कर में समीर कुमार का भी करोड़ों रुपया उनकी मौत के साथ ही सहारा वाली जमीन में डूब गया। मजे किसी और ने लिया। देखिए कल्याणी चौक की भी हम बात करते हैं, जिस जमीन को लेकर मंटू शर्मा गिरोह के शूटर गोविंद से पंगा हुआ, वह जमीन आशुतोष शाही लिखा तो जरूर चुके थे लेकिन कब्जा नहीं हो रहा था, मछली बाजार था वहां। कब्जा तो तब हुआ जब नेताजी कूदे और लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां जमीन खाली कराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। सरकारी बंदूकधारी गार्ड यदि न होते तो यह जमीन खाली न होती। दुकानदारों को धमकाया गया, दारू का मुकदमा कराया गया, सब कुछ हुआ। खैर चलिए हम 21 जुलाई की घटना पर आते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए 21 जुलाई की रात जब घटना घटी, वे आए थे वकील सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर पर। देखिए आशुतोष शाही का कद आर्थिक कारोबारी इतना बड़ा था कि कोई जरूरत नहीं थी कि जो व्यक्ति बुलेट प्रूफ गाड़ी से चले, जिसे पता है कि मेरा पीछा मेरी मौत कर रही है, वह सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर पर जाए। वे चाहते तो बुला भी सकते थे, उनका कद इतना बड़ा है। हमने जमीन के कई बड़े कारोबारियों को देखा है या बड़े धन्ना सेठों को देखा है कि देखिए जब बहुत बड़े वकील होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो वे उनके घर चले जाते हैं, वे उनके ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को तो बुला ही लेते हैं। लेकिन ये गए और कैसे पहुंचे। देखिए बात यहीं से शुरू होती है कि आशुतोष शाही अपने आने जाने की खबर किसी को नहीं देते थे। कहां जाना है, कब जाना है, ड्राइवर को भी नहीं बताते थे। तो 21 जुलाई की रात वे नंद विहार कॉलोनी जहां उनका घर है, वहां जब निकल रहे थे तो कई लोग मौजूद थे, किसी को नहीं बताया था। हां यह बात सच है, उनके ड्राइवर का ही कहना है और पुलिस को दूसरे इनपुट्स भी मिले हैं कि घर से निकलने से पहले आशुतोष शाही ने वकील साहब से मोबाइल पर स्पीकर ऑन करके बातचीत की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि हम आ रहे हैं। अब यह कैसे तय हो गया, यह बात समझने की है। तो बातचीत हुई और इसके बाद आशुतोष शाही ने कहा अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालो। गाड़ी कौन सी निकालो? बुलेट प्रूफ गाड़ी ही, क्योंकि बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी की वे कहीं जाते नहीं थे। और गाड़ी में बैठते वक्त उनसे कोई पूछता नहीं था कि कहां जाना है, रास्ता वे ही बता देते थे, ठिकाना वे ही बता देते थे। तो गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कहा कि विधायक जी के यहां चलते हैं। अब ये विधायक जी कूट भाषा में कौन, यह ड्राइवर जाने, या फिर अब तो आशुतोष शाही दिवंगत हो गए। तो ड्राइवर ने विधायक जी के रास्ते में गाड़ी मोड़ दी। लेकिन जैसा हमने बताया, क्यों हम कह रहे हैं कि हत्यारे घटना स्थल के इर्द गिर्द पहले से मौजूद थे, क्योंकि यह बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम है और वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसमें हत्यारे को पता है कि उनको यहां आना है और आज हमें उन्हें भून देना है। इससे यह भी स्पष्ट करेंगे हम आगे कि क्यों इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया, पिस्टल का ही इस्तेमाल हुआ। और देखिए 3 तरीकों के पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो गोलियां निकली हैं मृत शरीर से, डेड बॉडी से, वह 3 तरीके की गोलियां हैं। तो इसका मतलब 3 पिस्टल से गोलियां फायर की गई थी। तो बनारस बैंक चौक पर जब गाड़ी पहुंची तब जाकर आशुतोष शाही ने कहा गाड़ी को मारवाड़ी हाई स्कूल की तरफ मोड़ दो। वकील साहब क्या चल रहा है,
तो देखिए अब वकील साहब के यहां पहुंच जाते हैं आशुतोष शाही। वे उतरते हैं और सीधे भीतर चले जाते हैं, घर के भीतर। घर के भीतर जो चैम्बर है वहां एसी नहीं लगा है, तो आशुतोष शाही को गर्मी लगती है। वकील साहब को बताते हैं। वकील साहब भी आशुतोष शाही की शख्सियत को जानते हैं, तो वे घर के भीतर एक और कमरा जिसमें एयर कंडीशन लगा है वहां पहुंच जाते हैं। जो गार्ड होते हैं वे दरवाजे पर होते हैं, 3 गार्ड, तीनों हथियार बंद। यहां भी सवाल उठते हैं। देखिए, जो 2 गार्ड मारे जा चुके हैं वे दोनों गार्ड बिहार के नहीं थे, दोनों गार्ड यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। यहां भी समझिए कि आशुतोष शाही कितने सावधान थे। उन्होंने बिहार में किसी गार्ड को नहीं तलाशा। पुलिस का गार्ड पहले वापस लिया जा चुका था, क्योंकि उनके खिलाफ जो मुकदमे थे वैसे में गार्ड नहीं दिया जा सकता था। जो उनकी गतिविधियां थी, जिस तरीके से जायज नाजायज संपत्ति का कारोबार था, पहले एक डीजीपी साहब की मेहरबानी से उन्हें गार्ड मिला हुआ था, जिसे नियमों के तहत वापस लिया गया था। तो ये गार्ड जो हैं, जो बंदूकधारी हैं, जो यूपी वाले हैं, बिहार वाले पर भरोसा नहीं था, इसलिए यूपी वालों को रखा था ताकि कोई भेदिया न बन जाए, किसी लोकल को जाने नहीं। जब बिहार वाले होते हैं तो आपस में घुल मिल जाते हैं, कहीं जात का रिश्ता निकल जाता है, कहीं गांव का रिश्ता निकल जाता है, कहीं शहर का रिश्ता निकल जाता है। तो देखिए 10 से 15 मिनट इतना ही वक्त हुआ है जब 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश आते हैं। गार्ड खड़े हैं और ये वकील साहब से मिलने के बहाने घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। चैम्बर नहीं, सीधे उस कमरे में जहां आशुतोष शाही और डॉलर साहब, वकील साहब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, एक चर्चा यह भी हुई है कि आशुतोष शाही अपने साथ 50 लाख रुपए लेकर गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। न रुपए की जब्ती हुई है और न भागते हुए बदमाशों को किसी व्यक्ति ने, जो वहां चश्मदीद है, जिन्होंने देखा है, उन्होंने यह पाया है कि भाग रहे बदमाश झोला लेकर जा रहे थे, तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये व्यक्ति जो 4 आए हैं उनमें से 3 भीतर प्रवेश कर जाते हैं, एक बाहर बाइक के पास ही रहता है मिलने के बहाने। देखिए, यही स्पष्ट करते हैं कि AK-47 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। यदि AK-47 लेकर ये आते तो इन्हें घर के भीतर AK-47 निकालने में वक्त लगता। यदि ये AK-47 लेकर आते और बाहर ही AK-47 हाथ में लिए रहते तो जो हथियारबंद गार्ड खड़े थे वहीं इनका मुकाबला हो जाता, वहीं से गोलियां चलनी शुरू हो जाती। तो देखिए, अब घर के भीतर वहां पहुंचे जहां आशुतोष शाही बैठे हैं। इन तीनों ने घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, गोलियों की बरसात शुरू कर दी। अब इस बात को समझिए, सवाल यही पैदा होता है कि 10 से 15 मिनट पहले आशुतोष शाही आए हैं तो ये अपराधी कहीं इर्द गिर्द ही तो थे। यदि इर्द गिर्द नहीं थे तो अचानक कहां से टपक पड़े, आसमान से तो टपके नहीं। 4 एक साथ इकट्ठा तो हो नहीं गए तुरंत के तुरंत। तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से यह पता था कि आशुतोष शाही आएंगे और उन्हें इस बात की भी जानकारी मिल गई कि आशुतोष शाही आ गए। इस बात की भी जानकारी मिल गई कि बाहर 2 हथियारबंद, 2-3 हथियारबंद गार्ड हैं, आशुतोष शाही के निजी गार्ड, उनसे भी हमें फरियाना है। तो पूरी तैयारी, यह तैयारी 10 मिनट की तैयारी नहीं होती है। ऐसे शूटर 10 मिनट में नहीं मिलते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि जानकारी किसने दी। तो जानकारी देने वाला कोई ना कोई तो है, या तो वकील साहब के पक्ष का। मैं वकील साहब को संदेह के घेरे में नहीं ला रहा हूं, हालांकि कई तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था? मौजूदगी ऑफिस में पूर्ववाद पार्षद शेरू अहमद की भी है, लेकिन यह मौजूदगी कितनी जरूरत के हिसाब से है मैं नहीं जानता।
वे बाहरी हैं और मंटू शर्मा गिरोह से क्या रिश्ता हो सकता है, इस बात की और विवेचना होगी। लेकिन आने की जानकारी 15 मिनट पहले आए हैं, लेकिन आएंगे ही, यह जानकारी तो पहले से रही होगी। तभी ये शूटर कहीं इर्द गिर्द ही ठहरे हुए थे, छुपे हुए थे, ठिकाना लिए हुए थे, जहां से निकले और आए गोलियों से भून दिया। देखिए, एक सवाल अब यह भी पैदा होता है कि जब गोलियों की बरसात हो रही थी, आशुतोष शाही के शरीर में कोई शायद 12 गोलियां निकली हैं, के शरीर से 12 गोलियां निकली हैं। तो इस बात को समझिए कि कोई शूटर एक व्यक्ति को 12 गोली मारता है और दूसरा वहां जो मौजूद है उसे 1 या 2 गोली शरीर के वैसे हिस्से में मारकर क्यों छोड़ देता है जो जिंदा बचे और चश्मदीद बन जाए। यह सवाल मुजफ्फरपुर पूछ रहा है, यह सवाल मुजफ्फरपुर पुलिस के लोगों के मन में है और यह सवाल आशुतोष शाही के शुभचिंतकों के मन में। मेरी ख्वाहिश है कि सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर वकील साहब जो घायल हुए हैं वे बच जाएं। किसी की मौत दुखदाई होती है और इसका दंश जैसे आशुतोष शाही का परिवार झेल रहा है, वैसी स्थिति किसी दूसरे परिवार में ना आए, यह मेरी कामना रहती है। लेकिन सवाल तो है कि गोलियों की बरसात में, और देखिए ये ओपन फील्ड में फायरिंग नहीं हो रही है। जब खुले में फायरिंग होती है, भागते हुए पर गोली चलाई जाती है, तो यह संभव होता है कि कोई गोली लगकर गिर पड़ा और कोई भागते भागते इतना बचा कि उसे सिर्फ पैर में ही गोली लगी और हाथ में ही गोली लगी। तो यह सवाल तो है। अब आगे समझिए, इस बात को भी समझना होगा, इसकी विवेचना आवश्यक है कि घर के भीतर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। कोई साइलेंसर नहीं लगा था, गोलियों की आवाज ऐसी है कि बाहर दूसरे लोग सुन रहे थे। 3 हमलावर भीतर थे और एक ही बाहर था। बाहर 2 गार्ड थे या 3 गार्ड थे, 3 गार्ड की बात है। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये गार्ड जो आशुतोष शाही ने अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए रखे थे, जब उन्होंने यह देख लिया, सुन लिया, देखा तो नहीं लेकिन सुन लिया कि घर के भीतर गोलियां चल रही हैं और घर के भीतर बैठा कौन है, उनका बॉस मतलब आशुतोष शाही, तो इन गार्ड ने बाहर से गोलियां क्यों नहीं झोंकनी शुरू की। यदि बाहर से इन्होंने काउंटर शुरू कर दिया होता, क्योंकि बदमाशों के, हत्यारों के गोलियों की बरसात करने के बाद निकलकर भागने का रास्ता भी वही दरवाजा था जिस दरवाजे से वे अंदर गए थे और जिस दरवाजे पर ये गार्ड मौजूद थे। तो इन्होंने गोलियां क्यों नहीं चलानी शुरू की? क्या ये दुबक गए थे? और यदि ये दुबक गए थे तो फिर इन्हें खोज कर क्यों मारा गया? यदि दुबक गए थे, इनके पास हथियार था, कहीं इसमें भी लोचा तो नहीं है? यह समझने की बात है कि हथियारबंद गार्ड यदि गोलियां चलाना शुरू कर देते बाहर से, भीतर से बदमाशों को आना था, तो वह घायल होकर गिरता या तो मारा जाता। एक और बात समझिए, 4 आए थे, 3 भीतर गए थे, 1 बाहर था। 1 को तो ये 3 डपट ही सकते थे और इस बात के प्रमाण अभी नहीं मिले हैं कि चौथे ने भी फायरिंग की है। बाहर गोलियां चली हैं लेकिन 3 तरीके के पिस्टल का इस्तेमाल ही किया गया है। तो यह बड़ा सवाल पैदा होता है। अब देखिए, यह तो स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर के इस शूटआउट के पीछे मंटू शर्मा गिरोह है। गोविंद का भी नाम आ गया है। अब गोविंद इस कांड में स्वयं शामिल है, स्वयं मौजूद रहा कि नहीं रहा, पंगा भी स्पष्ट है। देखिए, आपको तो पता ही है, हमने बताया ही है पहले कि मंटू शर्मा जो इतना बड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार नहीं होता, पुलिस भी बिक जाती। मुजफ्फरपुर का एक जलपान है जिसकी जमीन को लेकर क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किन पुलिस वालों ने
क्या सौदा किया यह भी लोगों को पता है, मुजफ्फरपुर के लोगों को। खैर, तो इमली चौक, जहां एक जमीन को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई मंटू शर्मा के खिलाफ कि मंटू शर्मा ने विजेंद्र कुमार उर्फ बिक्कू, जो आशुतोष शाही का आदमी था है, उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसी मामले में मंटू शर्मा को एसटीएफ ने जाकर मुंबई से गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो वहां से पंगा, इस 30 कट्ठे की जमीन को लेकर विवाद, रंगदारी की बात, जबकि मुजफ्फरपुर जेल में जब मंटू शर्मा कैद था तो वह यह बयान दे रहा था मीडिया में कि मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन आशुतोष शाही से लड़ाई, आशुतोष शाही ने अपनी लड़ाई ठान ली थी, और यह लड़ाई जब ठन गई तो मंटू शर्मा जब जेल में था तो उस पर एक और केस थोपा गया, मंटू शर्मा पर और गोविंद पर, जो सबसे डेयर डेविल शूटर है। क्या कि मंटू शर्मा और गोविंद के कुछ लोग आशुतोष शाही के घर की रैकी कर रहे हैं। यह मुकदमा हो गया। इस मुकदमे से भी अदावत बढ़ती चली गई। फिर यह कहा जाता है, मुजफ्फरपुर के लोग ही मुझे इनपुट्स दे रहे थे, कि गोविंद और ओंकार के खिलाफ, जिस ओंकार को अभी नेम्ड किया गया है, दारू के केस में डालने के लिए आशुतोष शाही ने ही षड्यंत्र रचा था पुलिस वालों के साथ मिलकर। लेकिन कई पुलिस वाले यह जानते थे कि गोविंद दारू नहीं पीता है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। लेकिन ओंकार उर्फ रंजय कुमार, रंजय, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसने भी मंटू शर्मा के गुस्से को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था, और मंटू शर्मा ने तय कर लिया था कि आशुतोष शाही रास्ते का कांटा है, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। हटा दिया गया। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि वहां भूमियार ही भूमियार को मार रहे हैं। मजा कोई और भले लूट ले या लूट रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन खेला तो बहुत है मुजफ्फरपुर में। आगे भी और कहानियां हैं, इन कहानियों के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।